हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाया था और कुछ मैंने चीज़ों को लिंक किया था, क्योंकि उनको मैं नहीं करता तो शायद अब मैं जो प्रणब गुप्ता जी का जो लीगल इंटरप्रिटेशन है 35(1) का, वो प्रॉपरली नहीं समझ पाते। 7 बजे वीडियो डाला था, ये 9 बजे डाल रहा हूँ मैं। और इस इंटरप्रिटेशन को सुनने के बाद आप और मैंने पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकाला, ऐसा लगा जैसे प्रणब गुप्ता जी ने सुप्रीम कोर्ट में बहस की हो और ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ ने अपना फैसला सुनाया हो कि योर आर्गूमेंट इज रेलिवेंट, इफ यू हैव नॉट पे यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशंस। प्रणब गुप्ता जी ने कोशिश की है कि हमारा जो रेगुलेशन है 1995, उनका जो रेगुलेशन है 35(1) उसमें जो है ये 100% पेंशन अपडेशन देता है। उनका नीचे का पार्ट लिया है मैंने, ऊपर का नहीं लिया है। जिस प्रकार सेंटेंस को तोड़ करके बता रहे थे, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वगैरह सब जो ये लीगल चीज़ें होती हैं सारी। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया वो ये था कि पेंशन अपडेशन तो है ही है, कोई रोक नहीं सकता। और 2003 में तो और ज़्यादा, शैल बी अपडेटेड वेयर एवर एप्लीकेबल, ओपन एंडेड है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोविजन में, इस रेगुलेशन में ये भी छिपा हुआ है कि ये शर्त नहीं है अपडेशन करोगे और तब करोगे जब आपके पास फंड होंगे। ये भी कहा इन्होंने। अब मैं पढ़ूंगा इसको और आप समझते जाना। और इसको मैं सेवाराम जी को वीडियो को भेज दूंगा। पहले वाला भेज चुका हूं मैं, आगे वो जाने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। और जो शुरुआत में जो हमारी वो बहस हुई थी, जो सिंघवी साहब एक बहुत अच्छे वकील हैं, उनको गलत ब्रीफ किया गया था लोगों ने, केस का सर्वनाश करा दिया होता, वो भी इसलिए नहीं चल पाया कि वो चीज़ भी यहाँ पर प्रणब जी ने कही है कि फंड की थ्योरी जैसे आएगी इन लिमिनी यानी इन द बिगनिंग, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ोगे। फंड की बात करना है तो कैसे करना है वो भी बताइए। उन्होंने कहते हैं वेयर एवर ऑलवेज रेफर्स टू टाइम एंड वेयर एवर ऑलवेज रेफर्स टू प्लेस और ग्रुप। ये जो वेयर एवर वर्ड आया है उसमें आपके रेगुलेशन में 35(1) में, वो कहते हैं ग्रुप से संबंधित है। आगे कहते हैं सो यूज ऑफ वर्ड वेयर एवर इन 35(1) should be treated as basic pension shall be updated and additional pension wherever applicable means irrespective of basic pension and additional pension means all are equally treated। सारे के सारे सब भी इक्वल ट्रीटमेंट है। बट इफ यू मीन वेयर एवर एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, आर्टिकल 14 स्टेप्स इन, इट मीन्स रिटायरीज आर क्लासिफाइड इन 2 groups। One thing must be borne in mind that any agreement must not violate constitution of dictate। कोई एग्रीमेंट हो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना। मैं इसको तो मैंने बता दिया था आपको, मैं दूसरी चीज बता रहा था आपको। अब ये कहते हैं केयरफुली लुकिंग एट सेक्शन 35(1)। 35(1) को केयरफुली पढ़िए और पढ़ने में क्या निकल करके आता है। वो कहते हैं इट इज क्लियर दैट द क्लॉज डू नॉट कंटेन एनी टर्म। इस रेगुलेशन में ऐसा एक भी शब्द नहीं है वो ये कहता हो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स द पेंशन विल बी अपडेटेड। ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये कौन लेकर के आया फंड थ्योरी को, कौन लेके आया ना कोई पता नहीं। ये इसको कहते हैं लीगल इंटरप्रिटेशन। और जब सीनियर एडवोकेट मनोज सिंघवी साहब इसकी बहस कर रहे थे, कहा 35 रेगुलेशन है, उससे पहले वो फंड की बात कर रहे थे, तो फंड को तो शुरू से कोर्ट ने नकार ही दिया, ध्यान ही नहीं दिया। वो बात उन्होंने यहां भी कही है। कहते हैं देयरफॉर एन आर्गुमेंट अबाउट फंड पोजीशन इज फ्यूटाइल। इसलिए आर्गुमेंट फंड के बारे में बात करना ही बेकार है। जब आपके रेगुलेशन में ही नहीं है फंड की बात, तो आप फंड की बात क्यों करते हो। ये तो 56 पर भी नहीं जा रहे।
रेगुलेशन 11 पर भी नहीं जा रहे, 5 पर भी नहीं जा रहे, लेकिन 35(1) में ही कहते हैं, इसमें ही नहीं है भाई लिखा हुआ कि आपका अपडेशन होगा तो जब होगा जब अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड होगी। ऐसा नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, फंड का कोई लेना देना ही नहीं है, अपडेशन होगा। द मोमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ फंड विल बी रेज इट विल बी रिजेक्टेड, मीन जिस समय फंड की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट उठाई जाएगी वो उस समय ही रिजेक्ट हो जाएगी, और हुई थी। शुरू में इन्होंने फंड थ्योरी से ही शुरुआत की थी और कोर्ट ने कोई ध्यान ही नहीं दिया था। सिर्फ ये पूछा भैया किस कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हो, अपडेशन कॉन्सेप्ट कहां से आया, कोई रेगुलेशन है, तब रेगुलेशन पकड़ा था। यानी कोर्ट ने फंड थ्योरी को शुरू में रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं है, फंड में ही नहीं लिखा है, रेगुलेशन में फंड थ्योरी नहीं लिखी हुई है। फिर कहते हैं वो बिकॉज आफ्टर एग्रीमेंट व्हेन गजेट नोटिफिकेशन इज डन टू गिव ए स्टैट्यूटरी फोर्स ऑफ द एग्रीमेंट नथिंग कंटेंट देयर इन अबाउट फंड। जब आपने अपने एग्रीमेंट को रेगुलेशन में रख दिया, उसका नोटिफिकेशन हो गया, तो फंड की थ्योरी वैसे खत्म हो गई। भाई आपका जो रेगुलेशन है, जो आपका नोटिफाइड हुआ, उसमें भी लिखा है फंड कि फंड पे अवेलेबल है। ये बनाई हुई थी कहानी आईबीए की और फैलाई गई थी यूएफबीओ द्वारा और कुछ उनके चमचों के द्वारा, जिसमें EIBRF है और भी उसके चमचे हैं, उनके द्वारा फैलाई गई थी। प्रणब गुप्ता जी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि आपका जो 35.1 है वो ओपन एंडेड है, सब पर लागू होता है, वहां अपडेशन है, वहां ये कोई शर्त नहीं लिखी हुई है कि ये अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड पर आधारित है, और जिस समय फंड की थ्योरी को उठाया जाएगा उस समय उसी समय वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एप्लीकेबल ही नहीं है। फंड के साथ में ऐसा कोई भी आपका रेगुलेशन नहीं हुआ है, और जैसे ही रेगुलेशन की बात आएगी कई बातें हो जाती हैं। फिर कहते हैं वो नाउ हाउ इज फंड मेंटेन, व्हाट इज इट्स पोजीशन मे बी मैटर ऑफ स्क्रूटनी। बोला फंड को मेंटेन कैसे किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गड़बड़ हो रही हो, पंजाब नेशनल बैंक वाले खा गए पैसा नहीं दे रहे हैं। अभी ये रेगुलेशन 11 के अनुसार जो कमी पड़ती है फंड की वो नहीं दे रहे हैं, केवल और केवल CPF का पैसा जो आ रहा है, जो कैपिटल बनना चाहिए उससे पेमेंट दे रहे हैं। ये चीज को आप ये मैटर ऑफ स्क्रूटनी हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन जांच का विषय हो सकता है, आप करो आराम से, लेकिन अपडेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी को इंटरेस्ट है, कितना फंड है जान सकते हो, क्यूरियोसिटी है, कौन कौन से इनकम हो रहे हैं जान सकते हो, क्यूरियोसिटी है आपकी, लेकिन आप इसको अपडेशन से जोड़ोगे वो नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि आपका रेगुलेशन 35(1) इसको नहीं जोड़ता है। तो कहते हैं हाउ फंड इज मेंटेन, व्हाट इज इट पोजीशन मे बी मैटर ऑफ स्क्रूटनी बट हैव नो नेक्सस विद सेक्शन। देखिए इसका संबंध 35(1) से नहीं है। मतलब फंड की आप जानकारी लेते हो, इसलिए लेते हो कि इसका रिलेशन आप 35(1) से अपडेशन से जोड़ते हो, तो वो आपकी नाकामी है, असफलता है। जानकारी लगते हैं लोग, दुनिया भर की जानकारी रखते हैं, पड़ोसी की जानकारी रखते हैं, इधर की जानकारी रखते हैं, उधर के लोग उत्सुक होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है लोगों की, वो आप कर सकते हो, लेकिन आप अपडेशन से नहीं जोड़ सकते। दोस्तों ये जो कुछ गुप्ता जी ने कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे IBA sought time to make a committee report. This has nothing to do. IBA ने कमेटी बनाई रिपोर्ट के लिए, उससे कोई संबंध ही नहीं है इसका। यहाँ क्यों कमेटी बैठाई भाई जब रेगुलेशन है तो। और आगे क्या कहते हैं सुनिए आप। सो जज कमेंटेड आर्गूमेंट इज रेलेवेंट। तो जज साहब ने यह कहा था योर कमेंट इज इररेलेवेंट, योर आर्गूमेंट इज इररेलेवेंट। किससे कहा था? सीनियर एडवोकेट ध्रुव गुप्ता से कहा था, ध्रुव मेहता साहब से कहा था। इफ देयर इज अ रूल यू हैव टू पे, रूल है तो पे करना पड़ेगा। इसको जज साहब जानते थे, रूल है तो पे करना पड़ेगा। और यहां आपको फंड का कोई लेना देना नहीं है, फंड तो आ ही नहीं सकता कहीं रेगुलेशन में, ये तो डिसाइडेड है। ऑल जज केस में सबको, सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं उनको सब पता है कि फंड ये प्रॉब्लम नहीं है।
बेनिफिशियरीज की प्रॉब्लम नहीं है, इधर प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट। इसको कोर्ट भी जानता था। इसका सीधा साधा मतलब है, यदि कोई फंड की थ्योरी आती है तो बड़ा साधा, रेगुलेशन में फंड की कोई बात ही नहीं की गई है, और कहीं फंड की बात है तो वो रेगुलेशन 11 में दे रखा है कि आप किस प्रकार करोगे, और आपको जानना है कि भाई फंड कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, तो आपकी अपनी जानकारी हो सकती है 35 से न जोड़े। आगे कहते हैं वो, इफ देयर वाज नो गजट नोटिफिकेशन ओनली एग्रीमेंट वाज साइंड देन इट वाज ए मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गजट नोटिफिकेशन नहीं होता, एग्रीमेंट होता तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता, बट गजट नोटिफिकेशन इज मेड, नाउ इट इज लो। इसका गजट नोटिफिकेशन हो गया, ये कानून बन चुका है अब, एंड दस कम इनटू अंडर द स्कैन। और इसके कानून बनते ही कॉन्स्टिट्यूशन की स्कैनर में आ गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लागू करना पड़ेगा। समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार और आर्टिकल 300A तीनों में आ गया ये नोटिफाइड होने से। ये है आर्गुमेंट। उसके आगे पोजीशन ऑफ आईबीए एज ए लीगल एंटिटी, वो कहते हैं कि आईबीए जो है ये लीगल एंटिटी है नहीं, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि आईबीए को जो काम दिया गया है, जो स्टेट है, बैंक है, काम दे सकती है। आईबीए अपना काम करेगा, काम करने के बाद स्टेट को यानी बैंकों को सौंप देगा, वो अप्रूव करेंगे, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, जाने के बाद वो अपना नोटिफाइड हो जाएगा, नोटिफाइड होने के बाद वो लॉ बन जाएगा। जैसे ही लॉ बनता है, नोटिफाइड होता है, आईबीए इज आउट। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम उसमें आईबीए पार्टी नहीं हो सकता, और आईबीए बहुत चालाक है, सारे खेल खेल गया अभी एफिडेविट में, और लास्ट के पैराग्राफ में ये कहा ना तो हम स्टेट है, ना स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी है, ना रजिस्टर्ड बॉडी है, कुछ भी नहीं है, अपना बचाव भी कर गया और सारे खेल भी खेल गया। इसका मतलब आईबीए का जो हलफनामा है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो स्टेट नहीं है और इसमें पार्ट भी नहीं ले सकता। वकीलों को कहें कि आईबीए इसमें कोई पार्टी नहीं है, भारत सरकार आए और यहां पर लड़े। दोस्तों, हम यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।